इकोनॉमी पार्ट 6 5 पार्ट तक हमने 6 इकोनॉमिक 5 ईयर प्लान डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं 7th 5 ईयर प्लान की। सेवन्थ 5 ईयर प्लान। देखो 7th 5 ईयर की प्लान का अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं, ऑब्जेक्टिव इसका था मॉडर्नाइजेशन। प्लस मॉडर्नाइजेशन के साथ हमें और बहुत सारी बातों का ध्यान रखना था। फॉर एग्जांपल हमें क्या करना था, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ all sectors and to generate opportunities for employment। ये हमारा ऑब्जेक्टिव था 7th 5 ईयर प्लान का। अच्छा, 7th 5 ईयर प्लान कब से कब तक था? 1985 टू 1990, राइट। इसके बाद अगर मैं ऑब्जेक्टिव के बाद आपसे बात करूं कि ये मॉडल किस पर बेस्ड था, देखो जो ये वाला मॉडल बेस्ड था ये था कमोडिटी वेज मॉडल, राइट। जो ये मॉडल बेस्ड था ये था कमोडिटी वेज मॉडल। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल 1986 में क्या हुआ, हमने स्पीड पोस्ट 1986 में इंडिया स्टार्टेड द फैसिलिटी ऑफ स्पीड पोस्ट। अब स्पीड पोस्ट स्टार्ट हो गया, बट धीरे धीरे जैसे हम रिसेंटली अभी कुछ साल में देखा गया कि जो स्पीड पोस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, ऑब्वियसली क्योंकि मॉडर्नाइजेशन इतना ज़्यादा आ गया था। सेल फोन आ गए थे सबके हाथ में, फिर मोबाइल आ गए, पहले टेलीफोन हुआ करता था, फिर मोबाइल्स आ गए थे, इंटरनेट आ गया। तो उसकी वजह से स्पीड पोस्ट की फैसिलिटी को क्या करना पड़ा, गवर्नमेंट को स्टॉप करना पड़ा। तो कब स्टॉप करा इंडियन गवर्नमेंट ने इसको? 1 अप्रैल 2015 से इंडिया ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया किस सर्विस को? मनी ऑर्डर को। मनी ऑर्डर की फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता था? स्पीड पोस्ट प्रोवाइड कराता था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 रिस्ट्रिक्टेड द सर्विसेज ऑफ मनी ऑर्डर। उसके बाद मनी ऑर्डर के बदले, अगर मनी ऑर्डर हमने रिस्ट्रिक्ट करा तो हमने क्या स्टार्ट करा? वी स्टार्टेड ई मनी ऑर्डर और वी कैन ऑल्सो से इंस्टेंट मनी ऑर्डर। ये कब स्टार्ट कर दिया था इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? इन द ईयर 2008, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना। इसके बाद मैं आपसे अगर बात करूं 7th 5 ईयर प्लान में और क्या हुआ, देखो इन द ईयर 1988 हमने NHB बनाया, दैट मीन्स नेशनल हाउसिंग बोर्ड। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट से रिलेटेड 1988 में हमने क्या बनाया? सेबी, SEBI। अच्छा, SEBI की फुल फॉर्म क्या है? सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। हमने सेबी बनाया 1988 में और सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब देखो 1988 में हमने क्यों बनाया, इसकी बात करते हैं। देखो रीजन फॉर एस्टैब्लिशमेंट, पहला रीजन, सबसे मेन रीजन क्या था? जैसे जैसे हमारी ग्रोथ बढ़ रही थी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही थी, तो स्टॉक मार्केट में डीलिंग क्या हो रही थी? ज़्यादा हो रही थी। जब स्टॉक मार्केट में डीलिंग ज़्यादा हो रही थी तो उसमें क्या बढ़ रही थी? मैल प्रैक्टिसेस बढ़ रही थी, यानी गलत काम क्या हो रहे थे? ज़्यादा होने स्टार्ट हो गए थे स्टॉक मार्केट के अंदर। उसके अलावा मैल प्रैक्टिस में क्या हो रहा था? इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही थी, सबसे बड़ा रीज़न था इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही थी, ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में भी बताऊंगा। उसके अलावा इनसाइडर ट्रेडिंग के बाद क्या हो रहा था? सेकंड, डिले इन डिलीवरी ऑफ शेयर्स, ठीक है। ये भी एक रीज़न था कि डिले हो रहा था शेयर्स की डिलीवरी में। उसके बाद वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस,
वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी दिक्कत कर रही थी। अच्छा, इन सब चीज़ों के बारे में क्या हो रहा था, और बहुत सारे हम जो नॉर्मल रूल्स थे वो फॉलो नहीं कर रहे थे स्टॉक एक्सचेंज के। अच्छा, उसके अलावा एक लिस्टिंग रिक्वायरमेंट होती थी, वो भी हम फॉलो नहीं कर रहे थे। तो ये सारे रूल्स फॉलो नहीं कर रहे थे। अब जब ये सारी चीज़ें होने लगी, जो नॉर्मल बायर था, जो नॉर्मल बायर या फिर मैं बोलूँ जो नॉर्मल कस्टमर था, उसके साथ एक दिक्कत आ रही थी कि एक तो उसका फेथ ख़त्म होने लगा था, किसके अंदर से, स्टॉक मार्केट के अंदर से। ठीक है, जब स्टॉक मार्केट के अंदर से उसका फेथ खत्म होने लगा था और कॉन्फिडेंस भी उसका खत्म होने लगा था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड करा कि अगर ऐसे कस्टमर के साथ चीटिंग होने लगी और उसका विश्वास ही उठ गया स्टॉक मार्केट से, तो स्टॉक मार्केट इतनी ग्रो नहीं करेगी और उसके साथ इंडिया को क्या नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स नहीं मिलेगा। अच्छा, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स नहीं मिलेगा तो यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ थोड़ा फाइनेंशियली दिक्कत होगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि हम एक रेगुलेटरी बॉडी बनाते हैं, और 1988 में इंडिया ने रेगुलेटरी बॉडी बना दी, सेबी। ठीक है, 1988 में इंडिया ने सेबी बना दी। बट सेबी को इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड करा दी, बट उसको ऑटोनोमस नहीं करा। मीन्स वो सब चीज़ देख तो सकती थी कि क्या गड़बड़ी हो रही है, बट वो कोई एक्शन नहीं ले सकती थी। ठीक है, इस बारे में बात करते हैं कि 1988 में हमने सेबी फॉर्म कर दिया, बट उसको क्या नहीं करा, ऑटोनोमस नहीं करा। अच्छा, अगर वो किसी चीज़ को कोई गलती करते हुए किसी को पकड़ भी ले, हमने रेगुलेटरी बॉडी सेबी बना दी, अगर वो किसी चीज़ को गलती करते हुए या लोग फॉलो नहीं कर रहे, उन्होंने किसी को पकड़ भी लिया, तो वो सिर्फ क्या कर रही थी, देख पा रही थी, कोई एक्शन ले पा रही थी नहीं। अब जब वो कोई एक्शन नहीं ले सकती, लोग उससे डरेंगे नहीं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, इन द ईयर 1992 सेबी को क्या कर दिया, एज ऑटोनोमस यानी एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना दी, जो कि क्या ले सकती थी, एक्शंस ले सकती थी, कोई भी लीगल एक्शन ले सकती थी किसी भी कंपनी के ऊपर, और किसी भी कंपनी के किसी भी इंसान के ऊपर, अगर वो कोई गलत काम कर रहा था या कोई कंपनी गलत काम कर रही थी। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ कि इनसाइडर ट्रेडिंग, आई टोल्ड यू, किस वजह से बनी, जो मैल प्रैक्टिस चल रही थी, फॉर एग्जांपल इनसाइडर ट्रेडिंग। अब देखो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, सपोज करो कि ईयर एंड होने वाला है, किसी कंपनी ने अपने शेयर्स मार्केट में रिलीज़ करे हुए। अब वो बोलती है ईयर एंड में हम क्रिसमस के टाइम पे, लेट्स से हम क्रिसमस के टाइम पे या फिर न्यू ईयर के टाइम पे हम बोनस शेयर्स रिलीज़ करेंगे। अगर हम बोनस सपोज करें, अगर किसी बंदे के पास 10 शेयर है, तो हम उसको हर 10 शेयर पे एक बोनस देंगे या 2 बोनस शेयर देंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कौन डिसाइड करेगा कि बोनस शेयर बंटने वाले, ये सब जो कंपनी के अंदर के लोग होते, फॉर एग्जांपल जैसे डायरेक्टर हुआ, उसके अलावा जो भी इनके प्रमोटर्स होते कंपनी के, इन सब लोगों को ये कैसी इंफॉर्मेशन होती है, ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है बेसिकली, किसी को पता नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये लोग क्या डिसाइड करें, इनसाइडर ट्रेडिंग कर ले, यानी जो ये शेयर्स मिलने वाले हैं मार्केट में जाके, स्टॉक मार्केट में जाके खुद ही शेयर खरीद ले, तो उससे क्या होगा, जो बोनस मिलेगा वो किन को मिल जाएगा, इन्हीं लोगों को मिल जाएगा। तो प्रॉफिट कितना किसका होगा, इनसाइडर्स का होगा, किसके, कंपनी के इनसाइडर्स का होगा। तो ऐसी सारी चीज़ें ना हो, इसको कौन देखता है, सेबी देखता है कि कंपनी के बंदे या उनके रिलेटिव्स उसी कंपनी के शेयर खरीद तो सकते हैं, बट इतने ज़्यादा नहीं कि उन्हें कुछ पता लग जाए। तो वो ये ध्यान रखते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो, उससे किसका लॉस होता है, कस्टमर को लॉस होता है। इसके अलावा कोई रूल फॉलो ना कर रहा हो, या फिर कोई गलत चीज़ दिखा रहा हो अपनी स्टेटमेंट में, जो बैंक स्टेटमेंट होती है उनकी, या प्रॉफिट का जो स्टेटमेंट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसमें कोई गलत शो ना कर रहा हो कोई चीज़ें, तो सेबी उस चीज़ को मैनेज करती है और रेगुलेट करती है इन सब चीज़ को। बट सेबी के साथ एक कंडीशन है, देखो सेबी के साथ एक कंडीशन है, जो कि ये है कि सेबी एक बहुत बड़ी ऑटोनोमस बॉडी तो बना दी हमने, और स्टॉक एक्सचेंज में कोई कंपनी तो दो तरह में होती है। मान लो ये छोटी कंपनी है और ये बहुत बड़ी कंपनी है, तो ये बड़ी कंपनी कौन सी है, जिनका टर्नओवर किससे बड़ा है, 25 करोड़ से ज़्यादा है। और ये सारी कौन सी कंपनीज है जिनका टर्नओवर कितना है, 25 करोड़ से कम है। तो सेबी सिर्फ किसको रेगुलेट करेगी, इनको। वो कंपनी जिसका टर्नओवर 25 करोड़ से ज़्यादा है, उसको कौन रेगुलेट करेगा, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। बट अगर उसका 25 करोड़ से कम है,
तो उसके लिए भी हमने एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई 1992 में, जो 25 करोड़ से कम को देखेगा। वो था OTCEI। OTCEI की फुल फॉर्म देखते हैं। OTCEI की फुल फॉर्म होती है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अच्छा, सेबी को हम क्या बोलते हैं? सेबी को बोलते हैं वॉचडॉग ऑफ शेयर मार्केट। एक सत्यम कंप्यूटर्स नाम से कंपनी हुआ करती थी, वो अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट गलत दिखा रही थी। दैट मीन्स उनको प्रॉफिट जितना हो रहा था वो उसको बढ़ा चढ़ा के इतना बड़ा दिखा रही थी। प्रॉफिट हुआ इतने का, दिखा इतना रही थी। उसकी वजह से क्या हो रहा था, लोग उस कंपनी के शेयर खरीद रहे थे। जब शेयर खरीद रहे थे तो पैसा किसके पास जा रहा था? सत्यम कंप्यूटर्स का। इस चीज़ को किसने भांडा फोड़ा था इस चीज़ का कि ये गलत कर रही है? सेबी ने। और इन कंपनी सारी लॉस में चली गई थी, उनके जो भी डायरेक्टर्स वगैरह थे सबको जेल हो गई थी। और इस कंपनी को ओवरटुक किसने करा फिर? महिंद्रा ने। तो ये जस्ट एग्जांपल है कि सेबी कैसे रेगुलेट करती है। तो वो सारी चेक करती है कि कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर। सेबी ऐसे रेगुलेट करती है। और ये फ्रॉड किससे ज़्यादा था? 25 करोड़ से ज़्यादा था। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वॉचडॉग ऑफ शेयर मार्केट किसे कहते हैं? सेबी। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना। इसके बाद बात करते हैं कि 7th 5 ईयर प्लान में क्या हुआ। 2 अप्रैल 1990 को हमने सिडबी फॉर्म करा। सिडबी की फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। अच्छा, इस 5 ईयर प्लान में हमने एक और चीज़ लॉन्च करी, जवाहर रोजगार योजना। अच्छा, ये क्या था? ये एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोग्राम था। ये किस ईयर में स्टार्ट करा? 7th 5 ईयर प्लान में। ठीक है। 7th 5 ईयर प्लान में यहीं पे ख़त्म हो गया। अच्छा, 7th 5 ईयर प्लान के बाद मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करते हैं। 7th 5 ईयर प्लान खत्म हो गया था, राइट। और 7th 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला? 1985 टू 1990। अब देखो, 1985 टू 1990 के बाद हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो गई थी। ख़राब नहीं, वर्स्ट से वर्स्ट हो गई थी। उसके पहले एक चीज़ को ध्यान देते हैं। देखो, हमें पढ़ना है डिसइन्वेस्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। 2 तरह की होती है। डिसइन्वेस्टमेंट होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट अपनी किसी कंपनी में शेयर्स अपने बेचने स्टार्ट कर दे तो वो क्या कर रही है? वो इन्वेस्टमेंट खींच रही है अपनी, यानी डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, अपना पैसा खींच रही है वापस। ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट 2 तरह से होती है। एक होएगी माइनॉरिटी सेल और एक होएगी स्ट्रैटेजिक सेल। माइनॉरिटी सेल एंड स्ट्रैटेजिक सेल, गवर्नमेंट अपना पैसा वापस लेगी, यानी गवर्नमेंट सेल करने लगेगी अपनी प्रॉपर्टीज़ को। बट माइनॉरिटी सेल में गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कैन सेल इट्स मैक्सिमम कितना बेच सकती है? 49% शेयर। ठीक है। गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कितना बेच सकती है? 49%। और ये कौन सी सेल कहलाएगी? माइनॉरिटी सेल। यानी वो 1% से लेके 49% तक कितना भी बेच सकती है। तो लीडिंग शेयर्स किसके पास होंगे? तब भी गवर्नमेंट के पास ही होंगे, क्योंकि 51% तो उसके पास तब भी होंगे अगर वो 49 बेचेगी। लेकिन अगर स्ट्रैटेजिक सेल कर रही है तो गवर्नमेंट हैज़ टू सेल मिनिमम 51%। तो अब लीड शेयर कौन होगा? जिसको वो बेच देगी। ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने अपनी माइनॉरिटी सेल करी किसके अंदर से? DTC, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अंदर जो बसेस चलती हैं DTC की दिल्ली में, उसमें उन्होंने क्या करी? माइनॉरिटी सेल करी, यानी अपना शेयर बेच दिया। बट वो शेयर क्या था? 49% था या फिर उससे कम। स्ट्रैटेजिक सेल की बात करता हूँ मैं आपसे। देखो, पहले BSES में और NDPL हुआ करता था, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं ये दिल्ली के, BSES एंड NDPL। अब इसकी जब गवर्नमेंट ने स्ट्रैटेजिक सेल कर दी
यानी इसमें कितना शेयर बेच दिया, कम से कम 51% का शेयर हमने बेच दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो अब इसका नाम क्या हो गया, PDPL, राइट। अब ये तो हमने पढ़ लिया डिसइन्वेस्टमेंट है, आपने काफ़ी बार नोटिस करा हुआ, इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। तो 7th 5-year प्लान चला 1985 टू 90, 1985 टू 90। अच्छा, इसके बाद इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो गई, खराब हो गई, इकोनॉमिक कंडीशंस वर्सन, इकोनॉमिक कंडीशन एकदम खराब हो गई। अब हमने क्या लाए, हम लाए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। देखो ये 5 ईयर प्लान के अंदर ही आता है, बट इसको एज अ सेपरेट टॉपिक बोला था मैंने आपको, तो ये यहीं पे पढ़ा दूंगा। डोंट थिंक कि मैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पे कोई न्यू वीडियो बनाने वाला हूँ, तो ये यहीं पे पढ़ना पड़ेगा आपको। अच्छा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की अगर मैं बात करूँ तो हम इसमें सेपरेट 3 प्लान लाए थे, या मैं बात करूँ 2 एनुअल प्लान लाए थे, 3 नहीं लाए थे, 2 एनुअल प्लान लाए थे। अच्छा, पहले प्लान की अगर मैं बात करूँ वो 1990 टू 91, सेकेंड 1991 टू 92, हम 2 एनुअल प्लान लाए यहाँ पे। अच्छा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने का रीज़न क्या था, देखो 1989 से लेकर 91 तक, 1989 से लेकर 91 तक जो ये वो पीरियड था कि जब जो इंडिया में क्या थी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी। दूसरा रीज़न जो इससे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से हम कोई no 5-year plan was launched, no 5-year plan was launched, ठीक है। अब इंडिया ने क्या डिसाइड करा, 1991 में इंडिया ने क्या डिसाइड करा कि जो हमारा, अच्छा डिसाइड करने से पहले एक चीज़ डिस्कस करते हैं। 1991 में क्या हुआ, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, जिसको हम फॉरेक्स भी बोलते हैं, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो एकदम ख़त्म हो गया, और उसमें सिर्फ कितना पैसा बचा, $1 बिलियन। अच्छा, जो फॉरेन रिजर्व्स होते हैं इंडिया का या किसी भी कंट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा, जब हम बैलेंस ऑफ ट्रेड करते हैं बेसिकली ईयर के एंड में, तब ये काम आता है लेन देन करने में पैसों का। बट ये कितना गिर गया, सिर्फ कितना बचा, $1 बिलियन। यानी इंडिया किस पॉइंट ऑफ टाइम पे पड़ा था, इंडिया एक बैंकरप्ट नेशन के से थोड़ा सा ही दूर था, यानी एक बैंकरप्ट नेशन इंडिया बनने ही वाला था, उससे थोड़ा ही दूर था। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पीएम हुआ करते थे नरसिम्हा राव, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे एक्स पीएम ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह, ठीक है। तो इन दोनों ने फाइनली क्या डिसाइड करा कि इंडिया किस पॉइंट ऑफ टाइम पर है, इंडिया एक बैंकरप्ट नेशन होने वाला है, इंडिया इज सून गोइंग टू बी अ बैंकरप्ट नेशन। तो उन्होंने बोला कि अगर हमने इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज नहीं करा अपने कंट्री की, उसको ज़्यादा लिबरल नहीं करा, तो दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। So finally, the finance minister and the prime minister of India decided to make our economy more liberal, more open to other countries. तो हम फिर लेकर आए वहाँ से LPG मॉडल, L stand for liberalization, P stands for privatization, G stands for globalization, राइट। तो इंडिया ने क्या लॉन्च करी फिर, फ्री मार्केट रिफॉर्म्स लॉन्च करी। इंडिया लॉन्च्ड फ्री मार्केट रिफॉर्म्स, यानी उन्होंने अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसको ओपन कर दिया दूसरी कंपनीज को आने के लिए, दूसरी बाहर की कंपनीज को आने के लिए ओपन कर दिया। तो ये किस चीज़ की स्टार्ट थी, LPG रिफॉर्म्स की इन इंडिया। कब स्टार्ट हुई, 1990 से स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। अब
जब हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, 1991 में। हमने इम्प्लीमेंट कब से स्टार्ट कब से कर दिया था, देखो ये सारी चीज़ें स्टार्ट तो 1989 और 90 से ही हो गई थी, बट हम लाए कब इसको, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई, 1991 में आई। ठीक है, इसी की वजह से जो हमारे यहाँ पे मैंने आपसे बात करी, जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसी की वजह से हम क्या नहीं ला पाए थे, 8th 5 ईयर प्लान नहीं ला पाए थे। तो ये कब से कब तक चला, एज ए टोल्ड यू, कब से कब तक चला, ये चला 1990 टू 91 और 91 टू 92। इसके बाद जब हमने अपनी मार्केट को मोर ओपन कर दिया, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ले आए, तो हमने देखा कि कंडीशन थोड़ी इम्प्रूव होने लगी थी, इंडियन मार्केट की कंडीशन थोड़ी इम्प्रूव होने लगी थी, और हम वापस किस पे आ गए थे, अपने फीट्स पर वापस आ गए थे, बैंकरप्ट होने से बच गए थे फाइनली। ठीक है, अगर हम बैंकरप्ट होने से बच गए थे तो यानी हम अब कौन सा प्लान लाएंगे, 8th 5 ईयर प्लान। अच्छा, 8th 5 ईयर प्लान का क्या था, हमारी कंडीशन इंप्रूव हो रही थी, उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करा होगा। 8th 5 ईयर प्लान हमारा कब से कब तक चला, 92 टू 97। ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली हमने कोई ऑब्जेक्टिव रखा था, ऑब्जेक्टिव था डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। उसके बाद कोई मॉडल भी रहा होगा, मॉडल वाज जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल। अच्छा, 1993 में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम लेकर आए जो थी प्रधान मंत्री रोजगार योजना। किस साल में लेकर आए, 1993 में, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद 1 जन 1995 को इंडिया बिकेम the member of वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO के हम क्या बन गए, मेंबर बन गए। कब, 1 जन 1995 को। क्यों, जब हम इकोनॉमिक पॉलिसीज में रिफॉर्म ला रहे थे, जो बहुत सारे एग्रीमेंट होते हैं बहुत सारी कंट्री के बीच में, काफ़ी सारी कंट्री के बीच में जो एग्रीमेंट होते हैं उसको कौन साइन करता है, ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा हूँ, उसको रेगुलेट एंड कंट्रोल कौन करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें इसका पार्ट बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और हमारी नीड भी थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो हम बन गए। आई गेस एट प्रेजेंट 163 या फिर 165 कंट्रीज़ है टोटल जो WTO का पार्ट है, तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। आई डोंट नो, मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ कितनी है। अच्छा, अभी मैंने आपसे बात करी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं कि होता क्या है ये डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अच्छा, मैं आपसे बात करता हूँ, ये हमारी पूरी पॉपुलेशन है, ये हमारी कंट्री की पूरी क्या है, ये हमारी कंट्री की पूरी पॉपुलेशन है। ठीक है, हमने बात करी डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की, हमें ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करनी है यहाँ पे। ये हमारी कंट्री की पूरी पॉपुलेशन है। ठीक है, अच्छा, पॉपुलेशन की उम्र कितनी होती है, 0 साल से लेके, मतलब जब बच्चा पैदा हो जाता है उसको 0 साल के ही मान लेते हैं, तब से लेके इनफाइनाइट आई डोंट नो, कोई 60 साल का होता है, 70 80 90 100 105 के भी देखे हैं मैंने। तो 0 टू इनफाइनाइट ईयर्स मैंने पॉपुलेशन मान ली हमारी कंट्री की। अच्छा, बीच में एक डब्बा होगा जिसको आई कैन ईजिली से कि ये मेरा कंट्री का क्या है, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। बीच में ये डब्बा है, इसको आई कैन से ये मेरी कंट्री के, ये जो ट्राइंगल है बीच में, इसको जो ये ट्राइंगल है बीच में, इसको आई कैन से कि ये मेरी कंट्री का क्या है, ये मेरी कंट्री का ह्यूमन रिसोर्स, ये मेरी कंट्री का ह्यूमन रिसोर्स है। और एक बात याद रखें, ह्यूमन रिसोर्स की एज कितनी होनी चाहिए, 14 टू 62 ईयर्स तक होनी चाहिए, राइट। कितनी एज होनी चाहिए, लेट्स से 14 टू 62 ईयर्स के अगर लोग हैं, वो सब किसके अंदर लाए करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज के। अब मैंने बोला डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, अब मैं इस ट्राइंगल का, बेसिकली इस ट्राइंगल का, ये ह्यूमन रिसोर्सेज है मेरे, इसकी डेवलपमेंट करनी है। अब ह्यूमन रिसोर्स हर वो चीज़ जो 14 से 62 साल के बीच में है, बट अगर वो पैसे प्रोड्यूस कर रहा है, यानी जो भी बंदा 14 से 62 साल की उम्र के बीच में अगर वो पैसे प्रोड्यूस कर रहा है, उस ह्यूमन रिसोर्स को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे HC, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल,
दोबारा देख लेना, जो बाहर वाला सर्कल है ये हमारा पॉपुलेशन है विच इज़ ऑफ एज 0 to इन्फाइनाइट ईयर्स। इन्फाइनाइट कुछ भी हो सकता है, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है, ईयर्स। इसके बाद जो इसके अंदर लाए करते हैं ये ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी वो लोग जिनकी उम्र 14 से 62 साल की है, अगर वो सारे क्या कहलाएंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज। बट अगर ह्यूमन रिसोर्सेज में से 14 to 62 ईयर्स के बीच के लोग अगर पैसा कमाने लगे, उनको क्या कहेंगे, ह्यूमन कैपिटल। तो हमें इनको डेवलप करके यानी इनको स्किलफुल बनाना था ताकि ह्यूमन रिसोर्सेज मैक्सिमम किस में कन्वर्ट हो, ह्यूमन कैपिटल में। और जब कोई भी ह्यूमन रिसोर्सेज ह्यूमन कैपिटल में डेवलप होता है, जब वो पैसा कमाने लगता है तो हम उसको ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। और जब वो पैसा कमाएगा तो किसकी डेवलपमेंट करेगा, सबसे पहले अपनी, और फिर किसकी करेगा, नेशन की, राइट। तो इस 5 ईयर प्लान में हमने क्या डिस्कस करा, वी विल डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। 5 ईयर प्लान में इतना ही है।